सो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल ऑफ ए प्लस लॉ अकेडमी। और आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट के ऊपर। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 1 अप्रैल 2022 को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस सुभाष अलायंस पप्पू के केस में दिया, जिसमें जो सेक्शंस इन्वॉल्व थे वो हमारे एक तो डाइंग डिक्लेरेशन और दूसरा सेक्शन नंबर 148 एंड 49 ऑफ आईपीसी। जहां तक बात है सेक्शन नंबर 149 की, तो जब भी कोई मेंबर ऑफ अनलॉफुल असेंबली कोई भी अपराध करता है तो बाकी जो मेंबर्स होते हैं उस अनलॉफुल असेंबली के, वो भी उस अपराध के लिए बराबर की पनिशमेंट के लिए लायबल होते हैं। तो अनलॉफुल असेंबली क्या है, इसको समझने के लिए हमें धारा नंबर 141 समझना पड़ता है। सेक्शन नंबर 141 हमारे आईपीसी के अंदर अनलॉफुल असेंबली को एक्सप्लेन करता है, जिसमें ये कहा गया है कि अगर 5 या 5 से ज्यादा लोग कोई भी अनलॉफुल ऑब्जेक्ट को अचीव करने के लिए इकट्ठे हो तो उस असेंबली को अनलॉफुल असेंबली कहा जाएगा। अब वो ऑब्जेक्ट इस तरह से हो सकता है कि अगर वो 5 या 5 से ज्यादा लोग कोई अपराध करने के लिए एकत्रित हुए हैं, वो लोग जो हैं सरकार के अगेंस्ट कोई वायलेंस क्रिएट करना चाहते हैं, किसी लॉफुल प्रोसेस को रोकने के लिए अगर वो आए हैं, किसी लॉफुल प्रोसेस की इंप्लीमेंटेशन में अगर वो कोई बाधा उत्पन्न करने के लिए इकट्ठे होते हैं, तो ये सारे ही ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो अनलॉफुल ऑब्जेक्ट्स माने गए हैं। तो अगर एक अनलॉफुल असेंबली जिसमें 5 या 5 से ज्यादा लोगों का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, और उस अनलॉफुल असेंबली के गठन होने के बाद कोई भी मेंबर जो है उस अनलॉफुल असेंबली का फोर्स या वायलेंस क्रिएट करना शुरू करता है, तो उसे हम रॉयटिंग का अपराध कहते हैं, जो धारा नंबर 147 और 48 के अंदर पनिशेबल मानी गई है। और इसी अनलॉफुल असेंबली के गठन होने के बाद अगर कोई भी मेंबर, एक भी व्यक्ति अगर कोई अपराध करता है, तो सारे के सारे मेंबर्स उस अपराध के लिए लायबल हो जाते हैं। तो ये जो हम एक व्यक्ति के अपराध करने के लिए बाकी लोगों को लायबल ठहराते हैं, ये सेक्शन नंबर 149 के तहत होता है, जिसमें ये लिखा गया है दैट इफ in persecution of a common object any member of the unlawful assembly commits any offense, the other members will be liable for the same offense। तो अगर वो अपराध उस व्यक्ति ने खुद किया होता, जैसे उसकी पनिशमेंट होती, वैसी ही पनिशमेंट उसको सेक्शन नंबर 149 के प्रिंसिपल के आधार पे दी जाती है। सेक्शन नंबर 149 आईपीसी का कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी प्रिंसिपल के ऊपर आधारित। तो इस केस में स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस सुभाष के केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि अगर कहीं पे डाइंग डिक्लेरेशन के अंदर किसी एक्यूज का जिक्र किया गया है और वो एक्यूज जो था वो अनलॉफुल असेंबली का मेंबर था, तो वो भी मेन अपराध के लिए, मेन ऑफेंस के लिए वैसे ही लायबल होगा जैसे कि बाकी मेंबर्स हैं। इस केस में जो फैक्ट्स थे वो कुछ इस तरह से थे कि 6-7 लोगों ने इकट्ठे होके फोर्स और वायलेंस का यूज किया और उसके बाद वहां पे एक व्यक्ति की हत्या कर। तो सभी लोग जो वहां पे अनलॉफुल असेंबली के मेंबर थे, सभी के अगेंस्ट हमारा सेक्शन नंबर 148 राइटिंग के लिए अप्लाई किया जाता है। सेक्शन नंबर 149 जो बाकी मेंबर्स ऑफ अनलॉफुल असेंबली की लायबिलिटीज को फिक्स करता है, और सेक्शन नंबर 302 जो मर्डर को पनिशेबल बनाता है। तो ये जो हमारा केस है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और सेक्शन नंबर 149 के ऊपर जो हमारे जुडिशरी के एग्जाम्स में अनलॉफुल असेंबली के ऊपर सवाल आते हैं, कॉमन इंटेंशन, कॉमन ऑब्जेक्ट के आधार पे सवाल आते हैं, तो कभी भी अगर आपको इस तरह से सवाल आपके एग्जाम्स में आज दिखता है, तो आप स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस सुभाष अलायंस पप्पू 2022 का ये जजमेंट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का, इसको जरूर साइड कर सकते हैं। अपने अपने नोट्स में आप इसको जरूर इनकॉर्पोरेट कर लीजिए। और इसी तरह के अपडेटेड वीडियोस हमारे इस चैनल पे हम लोग शेयर करते हैं, तो आप हमारे चैनल को काइंडली सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए ज्यादा से ज्यादा, ताकि जितने भी हमारे जुडिशियल एस्पिरेंट्स हैं उन तक ये वीडियोस जो है वो पहुंचे। और डिस्क्रिप्शन पे हम हमारी एप्लीकेशन का लिंक दिया गया है, हमारी एप्लीकेशन को आप लोग जरूर डाउनलोड करें। बहुत ज्यादा रिसेंट अपडेट्स, स्पेसिफिक कोर्सेज अलग अलग एग्जाम्स के लिए हमारी एप्लीकेशन के ऊपर अवेलेबल रहते हैं। सो इसी के साथ किसी और वीडियो में मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच।